गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पोलपात पे स्वागत है। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोगों ने कल मनाया होगा और कुछ लोगों ने आज मनाया होगा। सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन की। दोस्तों, सत्य बात तो ये है कि आपके दायित्वों, अधिकारों, स्वतंत्रताओं की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो वो आप ही हैं। वो आप ही हैं जो अपने अधिकारों, स्वतंत्रताओं और दायित्वों की रक्षा कर सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन पर दृढ़ निश्चय कीजिए कि जब अगली बार रक्षाबंधन आएगा तो आप अपनी आर्थिक डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जो आर्थिक डिपेंडेंसी है आपकी, उसको ख़त्म कर देंगे। और आप सभी को पता है कि आर्थिक डिपेंडेंसी हमें हमारे दायित्वों को पूरा करने से हमें पीछे खींचती है और कहीं ना कहीं वो हमारी स्वतंत्रता को बाधित करती है। तो इस लेवल पे आप सभी पहुंच चुके हैं कि इन सब बातों को समझते हैं, तो इसमें ज़्यादा हमें कुछ कहना नहीं है। बस इतना कहना है कि आज के दिन जो है ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि नेक्स्ट रक्षाबंधन आते आते आप एक उत्तरदायी और वैल्यूएबल सिटीजन के रूप में परिवर्तित होकर उभरेंगे। और यदि आप हमारी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार दीजिए और हमें एग्री करने का थम्स अप का साइन दे करके हमारे विचारों को एग्री कीजिए। तो प्रैक्टिस हम आज भी करेंगे, और क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आंसर आप सभी करेंगे। आंसर आंसर के साथ साथ वहाँ पर जो ऑप्शन होंगे वो भी करेंगे। तो आज के क्वेश्चन जो हैं सारे एनसीईआरटी के हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के उठाए हैं, कुछ इजी हैं, कुछ जो हैं टफ हैं, कुछ डिफरेंट हैं जो कि आपको कहीं और जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम सारे हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद को कुल सदन की सदस्य संख्या का कुल जो है 15% से अधिक नहीं होगी। जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या होगी वो सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसा किस में कहा गया? तो ऑप्शन आपके हैं 91 संशोधन 2003 में, या 92 संशोधन 2004 में, 91 संशोधन 2002 में, या 93 संशोधन 2005 में। तो ऐसा जो है 91 संशोधन 2003 में ऐसा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और इसमें 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद का क्या है संख्या नहीं होगी, सदस्य संख्या नहीं होगी, ये बताया गया। साथ साथ में इसके ये भी बताया गया कि जो ये 50 जो पहला दल बदल कानून आया था तो उसमें कुछ नियम जो है बहुत ढीले ढाले से थे, तो उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया। यानी कि जैसे सामूहिक दल बदल का वहाँ पर प्रावधान था तो उसको भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो ये कुछ चीज़ों को जो दल बदल के प्रावधान थे उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया था, साथ में इसको कर दिया था 15% पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। क्योंकि होता क्या था कि जब दूसरे दल के लोगों को मिलाना होता था अपने दल में तो लालच से मिलाते थे कि ठीक है हम आपको ये मंत्री पद देंगे, आप हमारे दल में आ जाइए। तो ऐसे क्या होता था, मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। तो ये सारी बातें थी और इसी के चलते जो है ये दल बदल प्रावधान आया था 91 संशोधन 2003 में। दूसरा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। 75 का सब सेक्शन 1, 74 का सब सेक्शन 1, 75 का सब सेक्शन 2 या 74 का सब सेक्शन 2। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 74 का 1। और जो ये बाकी के ऑप्शन है इनका आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इनका आप आंसर कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सभी को पता है, अधिकतर लोगों को ये पता होना चाहिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी दिन से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश के संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में रखा गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या दक्षिण अफ्रीका? तो जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में कहाँ रखा गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका है। हमने कल भी आपके से जब आपको प्रैक्टिस करा रहे थे तो बताया था कि जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ के जो मौलिक अधिकार की सूची है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं।
तो जनहित याचिका, दक्षिण अफ्रीका में अगर किसी का जो है ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहा है, किसी प्रकार का कुछ भी वहाँ पर वायलेट होता हुआ दिखता है, तो ये मौलिक अधिकार है नागरिकों का कि कोई भी उठा करके याचिका डाल देगा और उस पर पूरी कार्यवाही होगी, अच्छे से उसको तो तुरंत जो है कंसीडर किया जाएगा। तो ये मौलिक अधिकार की जनहित याचिका किसके अंतर्गत, मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखी गई है। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सेशन को सभी जो है लाइक और शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की फुल कोर्स की सीरीज चल रही है टीजीटी पीजीटी के लिए, और आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं तो टॉपिक लगभग वही रहते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है पूरा कोर्स पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा हमारे चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई है? एच खन्ना, एम.एच. राय, या पी.एन. भगवती, या वी. रामास्वामी। तो इनकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आप देख लें कि किस पे जो है ये चलाई गई है। तो ये इन पे जो जिन पे चलाया गया है ये है वी. रामास्वामी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। वी. रामास्वामी होते कौन है? ये जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ के, जो ये हरियाणा और पंजाब का सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ की ये मतलब सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और इनको जो है वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में इनको दोषी पाया जाता है। और फिर क्या होता है कि 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय जांच समिति ने वी. रामास्वामी को सार्वजनिक धन का जो है निजी उद्देश्यों में प्रयोग करने का दोषी पाया था। तो एक उच्च स्तर की जांच समिति बैठती है और उसमें इनको दोषी पाया जाता है। और इसमें होता क्या है कि वी. रामास्वामी के खिलाफ जो है 1991 में संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मतलब खिलाफ ये जो है प्रस्ताव अपने प्रस्ताव पे हस्ताक्षर कर दिए थे। और आगे होता क्या है फिर 1992 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर, ये उच्च स्तरीय समिति बैठती है जिसमें इनको दोषी पाया जाता है। और फिर होता क्या है कि जो इसमें क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं कि मौजूद और मतदान करने वाले जो थे वो 2/3 मत पड़ जाएं, तो वो तो पड़ गए थे, 2/3 मत पड़ गए थे। ये एक क्राइटेरिया जो फुलफिल हो गया था। लेकिन इसमें दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि जो कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे का समर्थन मिलना चाहिए। तो उसमें ये समर्थन नहीं मिल पाया था, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सांसदों को जो है इस पर जो है समर्थन करने से मना कर दिया था। तो इस चक्कर में जो है ये वी. रामास्वामी जो है फ्री हो जाते हैं और चंगुल से निकल जाते हैं, मतलब इन पे कुछ हो नहीं पाता है। तो एक क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो जाता है, दूसरा नहीं हो पाता है, तो इस वजह से ये छूट जाते हैं। और इन पे सारे आरोप जो है सिद्ध हो चुके थे। सिद्ध होने के बाद भी कांग्रेस पीछे हट गई और इनको फिर जो है कुछ इनके बारे में कोई डिसीजन नहीं हो पाया, ये छूट गए, फ्री हो गए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सिविल सेवकों में कौन सी सेवाएं आती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, या उपर्युक्त सभी। तो यदि बात करें कि सिविल सेवक में कौन सी आती हैं, तो ये सभी आ जाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो इसमें आ जाएगा भारतीय प्रशासनिक जो है, भारतीय प्रशासनिक, और कौन से आ जाएगा दूसरा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्लस भारतीय पुलिस सेवा आ जाएगी, भारतीय पुलिस सेवा, ये दो आ जाएंगी। ठीक है। और केंद्रीय की बात करें, यदि केंद्रीय सेवाओं की बात करें तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? इसमें आ जाएंगी भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा। तो भारतीय विदेश और राजस्व सेवा जो है इसमें आ जाएंगी। भारतीय विदेश और भारतीय राजस्व सेवा केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आएंगी। जबकि प्रांतीय की बात करें तो इस प्रांतीय के अंदर भारतीय प्रांतीय सिविल सेवा आ जाएगी। ठीक है, तो प्रांतीय सिविल सेवा ये जो है इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल के दिनों में न्यायपालिका ने किसे अपने फैसले में अवैध करार दिया? बंद, हड़ताल, ए एवं बी दोनों, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों को ही इन्होंने अवैध करार दिया था, बंद को भी और हड़ताल को भी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? बीडी जत्ती ने, या वीवी गिरी ने, या जगदीप धनखड़ ने, या एम वेंकैया नायडू ने? किसने किया था? तो ये बीडी जत्ती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। और जब कोई जो है राष्ट्रपति के पद पर यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके वेतन भत्ते वही होते हैं जो कि राष्ट्रपति के होते हैं जब तक वो उस पद पर रहता है। और जैसे ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो वो अपने पद से, कार्यवाहक पद से हट जाता है और फिर जो है नया राष्ट्रपति उस पद पर आसीन हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होते हैं कौन कौन से हैं? मौलिक होते हैं, रिट संबंधित क्षेत्राधिकार होते हैं, अपीली क्षेत्राधिकार होते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो ये सारे ही होते हैं। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सारे क्षेत्राधिकार इसके अंडर में आते हैं। अपीली की बात करें तो उच्च न्यायालय के विरुद्ध जो कोई सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन यदि उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र, इस संबंध में जो है उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र देना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि कुछ मामलों में एससी स्वयं भी इनिशिएटिव कर सकती है यदि उसको लगता है कि ये मामला जो है ऐसा है कि हमें लेना चाहिए, हमें देखना चाहिए। इसमें उच्च न्यायालय की प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कोई वहाँ पर ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय खुद चाह ले कि नहीं हमें इस केस को देखना चाहिए तो वो अपने आप भी इनिशिएटिव करके उस केस को अपने अंडर में ले सकता है। तो ये हो गया जो अपीली से संबंधित। और रिट संबंधित क्षेत्राधिकार हैं कि इसको जो 5 प्रकार की रिट्स हैं वो जारी करने का इसके पास अधिकार है, इसके पास भी है, और सुप्रीम जो एचसी है हाई कोर्ट उसके पास भी है। मौलिक अधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार हैं, यदि किसी के मौलिक कर्तव्य वायलेट हो रहे हैं तो सीधा यहाँ पर जा कर के वो अपनी अर्जी लगा सकता है, याचिका यानी कि पिटीशन फाइल कर सकता है और उसको वो देखेगा। तो ये इसके जो है इसके सभी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। प्लस एक हो जाता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, इसका जो है सलाहकारी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें जो है राष्ट्रपति को, यदि कोई राष्ट्रपति को लगता है कि कोई जो है राशि से संबंधित या विधि से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन ना सर्वोच्च न्यायालय देने के लिए बाध्य है, ना ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो बस सलाहकारी ही है और सलाहकारी तक ही सीमित रहता है। और तो ये जो है इनकी मेन हैं अधिकार, क्षेत्राधिकार, इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेगल के विचारों के प्रचार के लिए कौन सी पत्रिका संपादित की गई थी? कॉमनवेल्थ, नवजीवन, यंग हेगेलियन, या रेहनिश टाइम? तो यदि हम बात करें कि हेगल के विचारों के प्रचार के लिए, हेगल की मृत्यु हो गई थी लेकिन उनके विचारों का प्रचार बड़ी तेज़ी से चल रहा था, तो जो रेहनिश टाइम्स ये है पत्रिका, इसी का जो है यही संपादित की गई थी। और जब मार्क्स अपनी डिग्री को पूरा करके और इसी के जो है प्रधान संपादक बन जाते हैं, कौन? मार्क्स प्रधान संपादक रेहनिश टाइम पत्रिका के बन जाते हैं। जबकि यंग हेगेलियन जो होती, क्या होती? संस्था होती है, इसी संस्था के द्वारा जो है ये पत्रिका निकाली जाती है। नवजीवन क्या है? नवजीवन जो है ये गांधी जी से संबंधित है, गांधी जी के द्वारा निकाली गई पत्रिका है। जबकि कॉमनवेल्थ किसकी है? ये कॉमनवेल्थ जो आयरिश महिला थी एनी बेसेंट, इनके द्वारा निकाला गया पत्र है एनी बेसेंट। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूटोपिया किसकी पुस्तक है? लास्की की है, गांधी की है, मार्क्स की है, या टॉमस मोर की है? तो अगर यूटोपिया की बात करें तो ये टॉमस मोर की पुस्तक है और ये काल्पनिक समाजवाद के समर्थक हैं टॉमस मोर। मार्क्स की बात करें तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के ये जनक माने जाते हैं। गांधी की बात करें तो इनके समाजवाद का यदि विकल्प देखा जाए कि इनके समाजवाद का विकल्प क्या है तो सर्वोदय है। ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के समाजवाद का विकल्प क्या है तो सर्वोदय है। सर्वोदय क्या है? गुजराती लैंग्वेज में अनुवादित की गई एक पुस्तक है जो कि रस्किन के द्वारा लिखी गई है, अनटू दिस लास्ट, इसी पुस्तक का अनुवाद है गुजराती भाषा में। लास्की क्या है? लोक कल्याणकारी समाज के प्रवर्तक माने जाते हैं।
तो ये सभी समाज, इनके समाज से संबंधित इनके विचार हमने देख लिए हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के पुष्प की कल्पना तो की लेकिन इसके लिए ज़मीन नहीं तैयार की? रॉबर्ट ओवन ने, वेपर ने, या फिर डेविड ईस्टन ने, या एंजल्स ने? तो ये कथन कहा गया है वेपर के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट ओवन क्या है, काल्पनिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। रॉबर्ट ओवन की बात करें तो ये काल्पनिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। डेविड ईस्टन की बात करें तो अधिकारों का मूल्यों का आधिकारिक आवंटन की बात करते हैं, इसके ये प्रतिपादक हैं। डेविड ईस्टन जो हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये इनके कुछ कथन जो है बहुत ही फेमस हैं, जो बार बार आते हैं। डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने कई सारे मॉडल विकसित किए थे, जैसे कि आगत निर्गत सिद्धांत का इनको जनक कहा जाता है, व्यवस्था सिद्धांत का जनक कहा जाता है, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। और ये जो है उत्तर व्यवहारवादी क्रांति से जुड़े हुए हैं, तो इनका जो है बहुत ज़्यादा रोल है। और ये सारी चीज़ें आप जो है ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। ये एंजल्स की बात करें तो ये मार्क्स के दोस्त थे, और जो मार्क्स का समाज के ऊपर जो विचार दिए गए थे, इसमें इनका पूरा रोल था एंजल्स का। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम मार्क्स प्रभावित से किससे थे? हीगल से प्रभावित थे, या फ्योरबैक इनसे प्रभावित थे, या दोनों से थे, या रॉबर्ट ओवन से थे? तो ये एवं भी दोनों से प्रभावित थे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेगल से इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है द्वंद्वात्मक पद्धति ली थी, जबकि इनसे जो है भौतिकवादी विचार लिया था। भौतिकवाद का विचार इनसे लिया था फ्यूरबैक से, तो दोनों से ही बहुत प्रभावित थे। यहाँ ऑप्शन ए एम बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। शुद्ध बुद्धि की मीमांसा कांट है, प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा ग्रीन, फिलॉसफी ऑफ लॉ एंड राइट ये किसकी है? हीगल की, एंड वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट मार्क्स की है। तो यहाँ पर ये सभी सही है, सिर्फ जो ये प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा ये ग्रीन की ना होकर के ये भी कांट की ही है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेंथम ने सुख दुख के कितने स्रोत बताए हैं? 1, 2, 4 या 5? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बेंथम ने सुख दुख के जो है 5 स्रोत बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? ये 5 स्रोत जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको जो है अच्छे से याद कर लें। 5 स्रोतों में इनका आ जाता है प्राकृतिक, राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक एवं नैतिक। तो ये इन्होंने बताया है कि सुख दुख के ये स्रोत होते हैं, यानी कि इन्हीं से सुख या दुख हमको प्राप्त होता है। तो ये 5 प्रकार के बताए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपयोगितावाद का विचार सर्वोत्तम कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम ये उपयोगितावाद का विचार कहाँ मिलता है? सुख दुख के सिद्धांत में, एसेज ऑन गवर्नमेंट में, या लिवायथन में, या एपिक्यूरियन दर्शन में? तो यदि सुख दुख के सिद्धांत की बात करें तो सर्वप्रथम ये एपिक्यूरियन दर्शन में मिलता है। और हॉब्स सुख दुख सिद्धांत के क्या पूर्व सूचक माने जाते हैं। यदि हम एसेज ऑन गवर्नमेंट की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? प्रिस्टिले की पुस्तक है। ये प्रिस्टिले की पुस्तक है, और इस पुस्तक से जो है बेंथम बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इस पुस्तक में क्या था? अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का विचार था। ध्यान दीजिए, सिद्धांत और विचार में अंतर है। सिद्धांत वो होता है जिसको हम एक ऑर्डर में सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से देते हैं, वो सिद्धांत बन जाता है। और विचार क्या हुआ कि हमने अपने विचार किसी भी टूटी फूटी भाषा में या यूं ही थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया। तो विचार और सिद्धांत में ये फ़र्क होता है। तो प्रिस्टिले की बुक में जो है विचार दिया गया था, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का विचार, और इससे जो है कौन?
बेंथम बहुत प्रभावित होते हैं और फिर इन्होंने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का जो है सिद्धांत दिया, ये सूत्र दिया था और उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था 19वीं शताब्दी में, और उपयोगितावाद के जनक बन गए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, जो है कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। जब पिछली बार इस पे कोई क्वेश्चन दिया था तो बहुत लोग कंफ्यूज थे, मैम पिछले ने दिया या फिर बेंथम ने दिया। तो पिछले ने सिद्धांत नहीं दिया है, पिछले की बुक में ये विचार मिलता है, विचार और सिद्धांत में बहुत अंतर होता है, और बेंथम इनकी बुक से प्रभावित थे और इस पर जो है सिद्धांत दिया है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत निर्मित किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, अनुच्छेद 33, 34, अनुच्छेद ए एवं बी। तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पर ये 34 मिलता है, बट आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है ये ए एवं बी, उसमें ऐसे दिया गया है कि ए एवं बी के दोनों के तहत जो है सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम जो है इन दोनों के तहत ही निर्मित किया जाता है। इसमें होता क्या है, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझे तो मार्शल, जहाँ पर देश में जिस जगह पर मार्शल लॉ लागू होता है तो वहाँ पर केंद्र की शक्ति, उस समय जो है केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, और मार्शल लॉ में जो अधिकारी होते हैं चाहे राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, तो जब ये शांति बहाली के लिए वहाँ पर कार्यवाही करते हैं तो उनकी सभी कार्यवाही को जायज़ ये ठहरा सकते हैं, ये केंद्र और मतलब केंद्र के जो हमारी सरकार है उनको मतलब जायज़ ठहरा सकती है, क्योंकि यदि अगर उनको पनिश करने लग गई तो वो शांति बहाली में कोई कदम उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शांति बहाली के टाइम में काफ़ी नुकसान देखने को मिल जाते हैं, कभी किसी की इंजरी हो जाती है, कभी कुछ और भी बड़ा घट जाता है, लेकिन वो शांति बहाली के लिए ज़रूरी होता है। अगर वो ऐसे कार्रवाई ना करें तो उत्पात मचता ही रहेगा, शांति नहीं आएगी। तो इन दोनों के तहत जो है ये क्या है, सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 257 क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न बनेगी। दूसरा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को दिशा निर्देश दे सकती है। तीसरा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को दिशा निर्देश नहीं दे सकती है। चौथा यानी कि डी क्या है, ए एवं बी दोनों कह रहा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आप सभी आंसर फटाफट करेंगे कि क्या है। तो यहाँ पर जो है ए एवं बी दोनों सही हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न बनेगी, और दूसरा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को दिशा निर्देश दे सकती है। तो ये दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये कहाँ जाता है, तो 257 के सब सेक्शन 1 में कहा जाता है। अगर और डेप्थ में जाना है तो ये सब सेक्शन 1 की बात है, और वैसे एज अ होल देखेंगे तो 257 में ही आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पूर्वोत्तर के राज्य के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 369 या अनुच्छेद 368। तो जो पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था अनुच्छेद 371 में की गई है, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 371 के अंतर्गत जो है असम, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम ये राज्य आ जाते हैं। असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और कौन, मिजोरम, ये राज्य आ जाते हैं। तो इनके लिए विशेष अधिकारों की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर आदिवासी बहुत हैं, इनका रहन सहन, जीवन स्तर सब कुछ अलग है, तो इनके अकॉर्डिंग जो है, इनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ की अलग व्यवस्था की गई है। तो ये इसमें ये 4 राज्य आ जाते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 70 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 70 है ये JNK से संबंधित था, जो कि अब हट चुका है, 2019 में हट गया है ये। और अनुच्छेद 368 की बात करें तो इसमें जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है। किस अनुच्छेद को सुरक्षा कपाट कहा गया है, तो 360 को, 355 को, 356 को या फिर 352 को। तो जो ये 356 है इसी को सुरक्षा कपाट कहा है। कहने वाले कौन है, अंबेडकर हैं।
अंबेडकर हैं, इन्होंने जो है सुरक्षा का पाठ बोला है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि राष्ट्र शासन लग जाता है कहाँ, राज्यों में, तो राष्ट्र शासन लगा करके वहाँ से जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने में मदद मिलती है, इसलिए इसको सुरक्षा का पाठ अंबेडकर ने बोला है। और 355 में जो है राज्य में क्या कहा जाता है, ये जो है कि राज्य में यदि कोई बाह्य या आंतरिक, बाह्य आक्रमण हो गया या आंतरिक अशांति हो गई है, तो केंद्र जो क्या करेगा कि राज्य की मदद करेगा। किस में मदद करेगा, उस स्थिति से बाहर निकलने में, यानी कि राज्य की शासन व्यवस्था को मेंटेन करने में राज्य, ये केंद्र जो है राज्य की मदद करेगा, यदि बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति होती है, दोनों रूप में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, जो कि अभी तक जो है यूज में नहीं हुआ है। यदि हम बात करें ये 352 की, तो इसमें जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। चलिए यहाँ पर सारे ऑप्शन देख लिए, या सी ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब प्रभावी हुआ था, तो कब ये प्रभावी हुआ था, 1 अप्रैल 2019 से, 31 मई 2019 से, 1 अगस्त 2019 से, या 31 अक्टूबर 2019 से। तो ये जो है 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इसके तहत क्या हुआ कि जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम था, इसके तहत क्या हुआ कि ये जो JNK था, इसको JNK एंड लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। तो कौन कौन से में, 2, पहला तो JNK और दूसरा लद्दाख, ये दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों ही यूटीज हो गए। ठीक है, दोनों यूटीज हो गई हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं इसी अधिनियम के तहत। कब, और ये अधिनियम जो है 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के क्षेत्र अलग करने तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 3, 4, 5 या फिर 6, किस अनुच्छेद में ये बात की गई है, तो अनुच्छेद 3 में ये बात जो है की गई है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद में कहा गया राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र वे ही होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। तो ये किस में कहा गया है, 1 में, अनुच्छेद 1 में, या अनुच्छेद 2 में, या 3 में, या फिर 4 में। तो ये किस में कहा गया है, तो ये जो है अनुच्छेद ए में कहा गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 सही हो जाएगा। इसके जो है पहले पार्ट में कहा जाता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और राज्यों का संघ होगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन का नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन में बहुत आता है, दे देगा और आपको जो है सही आंसर। तो फेडरेशन का शब्द, फेडरेशन कहीं पर आता है तो वो बिल्कुल चूज नहीं करना है, और फेडरेशन का यूज नहीं किया गया है, किसका, यूनियन का यूज किया गया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और संघ का मतलब यहाँ यूनियन से है, यूनियन, संघ का मतलब यूनियन से है। संघ की दोनों स्पेलिंग होती है, इंग्लिश यूनियन भी होती है, फेडरेशन भी होता है, लेकिन संघ यहाँ पर भारत के अर्थ में संघ मतलब यूनियन है। ये ध्यान रखेंगे। भारत जो अनुच्छेद 1 के सबसेक्शन 1 में ये कहा जाता है, और सबसेक्शन 2 में, अनुच्छेद 1 के सबसेक्शन 2 में क्या कहा जाता है, ये भी आप देख लें। तो उसी में जो है ये कहा जाता है कि जो किस अनुच्छेद में ये राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। तो ये बात जो है अनुच्छेद 2 में कही गई है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक समय में स्थानीय शासन की निर्वाचित निकाय कब बनाई गई। आधुनिक समय की बात हो रही है, तो 1882 में, 1773 में, 1919 में, या 1735 में। तो ये जो है आधुनिक स्थानीय शासन की बात हो रही है, तो 1882 में ये बनाई गई थी। और इस समय जो है वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन, इनको जो है स्थानीय सुशासन का इसलिए जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और जो ये व्यवस्था थी उस समय स्थानीय शासन
शुरू किया गया था तो इसे क्या बोलते थे? मुकाम, इसे लोकल बोर्ड बोलते थे, लोकल बोर्ड इंग्लिश में बोलते थे। और यदि इसका दूसरा नाम देखें तो मुकामी बोर्ड बोलते थे। हिंदी में इसको क्या बोलते थे? मुकामी बोर्ड। तो आप दोनों ही नाम याद रखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछ लेता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आप सबको पता है। और 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है, सन 2000 में किन राज्यों को विभाजित किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को, या बिहार और पंजाब को, या आंध्र प्रदेश को, या उपर्युक्त सभी को? 2000 की बात हो रही तो 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश से क्या बना था, तो मध्य प्रदेश से बना था ये निकल करके छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला था, उत्तराखंड। ठीक है, और बिहार से झारखंड निकला था, झारखंड। और ये सब जो है भाषाई आधार पर नहीं हुए थे, इनका जो है प्रशासनिक आधार था, यानी कि जो एक विकास मॉडल था वो अच्छा से हो सके, प्रशासन जो है इनका सुचारू ज़्यादा अच्छे से चल सके, ये इसका आधार था, भाषाई आधार नहीं था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से राज्यों का जो है भाषाई आधार पर गठन ना हो करके विकास के आधार पर या फिर जो है प्रशासनिक आधार पर गठन हुआ। तो आप ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तीनों को जो है नाम देंगे जो कि 2000 में अस्तित्व में आते हैं। इनके विभाजन से ये 3 नए राज्य अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें जब जो हमारा राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, तो जब इसकी सिफारिशों पे कितने 14 राज्य और 8 यूटीज बने थे, लेकिन फिर उसके बाद से धीरे धीरे राज्य विभाजित होते रहे। तो देख लेते हैं 1966 में पंजाब, 1966 में क्या हुआ कि पंजाब से हरियाणा अलग होता है ना। तो पंजाब, हरियाणा इनका जो है पंजाब से क्या हरियाणा राज्य निकलता है। और 2000 की हमने बात करी ली। और 1960 में गुजरात, महाराष्ट्र, 1960 में गुजरात, महाराष्ट्र बनते हैं। ये जो मुंबई में 2 तरह के गुजराती और महाराष्ट्री, मराठी बोलने वाले लोग थे, तो भाषाई आधार पे इसका विभाजन होता है। जबकि 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना गठित किया जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, आंध्रा से तेलंगाना निकलता है, तेलंगाना जो है निकलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए सही हो जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको भी देख लेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1951 में किया गया, या 1952 में, या फिर 1953 में, या फिर 1954 में? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम होता क्या है कि इसमें जो लोकल विकास होता है, लोकल विकास के डेवलपमेंट के कार्यक्रम होते हैं, उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था। और ये शुरू कब किया जाता है? तो ये 1952 में शुरू किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो ये जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से यहाँ से क्वेश्चन उठाए ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? ऑप्शन है आपके सामने, सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, या राव समिति। तो ये पीके थुंगन समिति थी, यहाँ पे था होगा, थुंगन समिति थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। और समिति की सिफारिश क्या थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसे संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए।
तो यानी कि इन्होंने बोला था कि जब संविधान में संशोधन करके इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा तभी बात बनेगी, नहीं तो इससे पहले जो है पंचायत राज का हाल बहुत बुरा था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 73rd जो संशोधन के कारण यानी कि जो पंचायती व्यवस्था की गई थी इसके तहत तो पंचायती राज व्यवस्था में क्या बदलाव आए थे। त्रिस्तरीय बनावट, चुनाव जो है चुनाव का निश्चित चुनाव कह लीजिए, और राज्य वित्त आयोग, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है सभी में चेंजेज आए थे, उपर्युक्त सभी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर। और त्रिस्तरीय बनावट में क्या क्या इसमें दिया गया था, तो त्रिस्तरीय बनावट में पंचायत राज थी, यानी कि 3 स्तरों पे जो है स्थानीय सुशासन स्थापित करना था। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत थी, फिर क्या था, मंडल था, उसके बाद क्या थी, जिला पंचायत थी। तो ग्राम पंचायत, मंडल और जिला पंचायत की व्यवस्था की गई थी। फिर क्या था कि चुनाव इनके समय समय पर होंगे, यानी कि हर 5 साल में इनके चुनाव होंगे। यदि बीच में जो है पंचायत सभा ये ग्राम पंचायत जो भंग होती है तो 6 महीने में चुनाव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन रहता है कि अगर 6 महीने से कम टाइम बचा है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, चुनाव नहीं कराए जाएंगे। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का टाइम बचा है तो क्या होगा कि चुनाव होंगे। ठीक है, 6 महीने का ज़्यादा टाइम बचा है तो अगर यदि ग्राम पंचायत भंग होती है तो चुनाव होंगे। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली बात है, ये है कि ये जो नया चुनाव होगा, चुनाव करके जो नई मतलब पंचायत के ग्राम सभा, ग्राम प्रधान जो भी बनेंगे तो ये उतने ही बचे हुए समय के लिए ही बनेंगे। जैसे ही कार्यकाल उनका जितना, अगर मान लिया 8 महीने बचा है कार्यकाल, तो बस 8 महीने के लिए ही बनेंगे। 8 महीने ख़त्म होते ही फिर से नए चुनाव होंगे और नए ग्राम पंचायत के जो भी प्रधान बनेंगे वो नए बनेंगे। तो ये बात है कि 6 महीने से ज़्यादा का टाइम है तो चुनाव होंगे और उतने ही समय के लिए होंगे जितना समय बकाया समय है, उतने समय के लिए जो है वो काल अवधि को मतलब पूरा किया जाएगा। और राज्य वित्त आयोग की भी इसमें व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये भी व्यवस्था की गई थी। और इसमें क्या किया गया था, इसके अलावा इसमें आरक्षण बात की गई थी, यानी कि 1/3। इसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या कहा गया था। 1/3 महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी इसमें। 1/3 महिला आरक्षण की इसमें बात की गई थी। और एसटी, और इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में किन किन जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन यहाँ से आपका गलत नहीं होना चाहिए। सिर्फ एसटी एससी के इसमें जो आरक्षण का संविधान में प्रावधान किया गया, यानी कि बात की गई है इस मतलब जो इसके अंतर्गत पंचायत में। लेकिन साथ में क्या बताया गया कि राज्य चाहे तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी कि ओबीसी है उनको भी वो आरक्षण दे सकता है। तो यहाँ पर राज्य की मर्जी, ठीक है, राज्य के चाहे तो अन्य जो है ओबीसी को क्या कर सकता है, ये आरक्षण दे सकता है। लेकिन एसटी एससी का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। ये बातें हो गई। और ये जो है मेन इम्पोर्टेंट बातें थी। दूसरा था कि राज्य चुनाव आयोग, ये भी इसकी बात की गई थी, चुनाव आयोग की। ये भी एक प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा जो कि सारी चीज़ें संपन्न कराएगा, इनके चुनाव संपन्न कराएगा। इसके पहले जो राज्य चुनाव आयोग बनने के पहले क्या होता, सरकार जो है ये सारे चुनाव कंडक्ट कराती थी। ठीक है। और विषयों का स्थानांतरण, तो ये भी एक है कि विषयों का स्थानांतरण इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि जैसे 29 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी सरकार की मर्जी कर, जो राज्य सरकार होगी, संबंधित राज्य सरकार, उसी की मर्जी चलेगी कि वो कितने सब्जेक्ट जो है ग्राम पंचायत के अंडर में दे रहा है। ये अभी भी राज्य सरकार पे ही डिपेंड करता है। तो विषयों का स्थानांतरण जो है इसका भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जो ये 29 विषय हैं इनमें से जो है वो शक्तियाँ और इनके जो कार्य क्षेत्र हैं, जो अधिकार हैं, वो इनको ग्राम पंचायत को
स्थानांतरित करेगी। तो ये जो मेन पॉइंट है ये हमने देख लिए हैं। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है? ये कह रहा है कि भारतीय जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा क्या है। शहरी इलाके की परिभाषा पूछ रहा है आपसे भारतीय जनगणना में, क्योंकि कुछ इलाके तो बिल्कुल सिटी जैसे होते हैं, कुछ बिल्कुल गांव जैसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बीच के होते हैं, समझ नहीं आते हैं वो गांव के हैं या शहर के हैं। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, अगर उस क्राइटेरिया में वो आ रहे हैं, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो शहरी इलाके की परिभाषा मतलब शहरी इलाके में आ जाएंगे। तो क्या है? कम से कम यहाँ पर आपको बताना है कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो। क्या ये यही है उसका क्राइटेरिया? या घनत्व 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो, या 75% जनसंख्या खेती से अलग पेशे में हो, या उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है या सभी हैं? तो देखिए यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 5,000 की जनसंख्या हो कम से कम, 4,000 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर से वहाँ घनत्व हो, यानी कि जो रिहायशी इलाका है वो हो, ऐसा हो, और 75% जनसंख्या खेती से अलग पेशे में हो। और इसमें पुरुष की बात हो रही है, महिलाओं की नहीं हो रही है। खेती से अलग हो, यानी कि खेती के पेशे से ना हो करके वो किसी अलग पेशे में लगे हों, और ऐसी जो है कितनी हो जनसंख्या 75%, उसमें भी पुरुष जो है लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भारतीय जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा के एक क्राइटेरिया को बताते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अनुच्छेद पंचायत को शक्ति एवं प्राधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 243 छा, या अनुच्छेद 243 जा, या अनुच्छेद 243 झा, या अनुच्छेद 244 चा। तो कौन सा ये प्रदान करता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, 243 छा। 243 छा ये बार बार जो है क्वेश्चन में आता है, कौन सा अनुच्छेद पंचायत को शक्ति एवं प्राधिकार प्रदान करता है। तो ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए अच्छे से। 243 छा ये शक्ति और प्राधिकार जो है पंचायत को प्रदान करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु एवं केरल से, महाराष्ट्र एवं गुजरात से, तमिलनाडु एवं कर्नाटक से, कर्नाटक एवं केरल से। तो कावेरी जल विवाद जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करेंगे। ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से हैं, देखने में इजी लगते हैं, लेकिन जब वहाँ परीक्षा में आते हैं तो हमको इनको जो है सही आंसर एक्यूरेट करना जो है मुश्किल लगता है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है ज़्यादातर हमारे पेपर में होते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल तो एक 20% मात्र होता है, उसके बाद मीडियम लेवल होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से होते हैं? लो लेवल होते हैं। तो हम इनको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा मार्क तो यही स्कोर करते हैं। तो हम ना इजी छोड़ सकते हैं, ना मीडियम, और ना ही टफ़, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, सब कुछ लेकर के चलना है। तो इसीलिए जो है मैं ये इजी क्वेश्चन एक बार फिर से ला रही हूँ, ताकि आप लोग सब इसको रिवाइज करें, और टफ़ क्वेश्चन भी आपके लिए बन रहे हैं, वो भी आगे आते रहेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, और जितने भी लोग जो है देख रहे हैं, इस सेशन में जुड़े हुए हैं, सभी जो है इसको वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्या करेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, और ये सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो पक्का कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।